ईरान अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स बनाए हुए है कि हमारे जो पहले जो फ्रोजन एसेट हैं उन सबको रिलीज करिए ताकि उनको तुरंत राहत मिले, फिर बाकी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान चूंकि बहुत सफल हो नहीं पाया मीडिएशन में, तो अब कतर के जरिए किया जा रहा है, तो ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी संभावना कितनी है? कि इसके सक्सेसफुल होने की कुछ संभावना तो इसलिए है कि कतर काफी अब इंटरेस्ट ले रहा है, और कतर की पुरानी जो भूमिका रही है मध्यस्थता निभाने की, वो फिर से वो कर रहा है। और पाकिस्तान को लेकर ईरान में भी बहुत सारे ऐसे स्वर उठ रहे थे कि ये जो है ट्रंप के ज्यादा नजदीक हैं, ये फील्ड मार्शल, तो हो सकता है ये हमारा भला उतना ना करें। और एक पे और सवाल उठा चीज की तरफ मैं है। आपको इशारा करना चाहता हूं। 2 हफ्ते पहले अमेरिका की स्वीकृति से कतर ने ईरान को काफी पैसे दिए थे ताकि उनके कुछ जहाज निकल सकें। यानी वो भी फिर से मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो पहले बात कर रहे थे हम, जो स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज पर वो जिस तरह से कब्जा अपना जमाए हुए है, तो उसमें कतर ने उनको पैसे दिए कि उनके कुछ जहाज निकल सकें। तो कतर ने अपने रिश्ते फिर से ईरान के साथ में बेहतर किए हैं। लेकिन इसमें जो खतरा मुझे ईरान के लिए दिख रहा है, वो ये कि हो सकता है कि वो अपना ओवर प्ले अपना रोल कर रहा हो। वो इसको, क्योंकि अगर ये बार बार स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज को इसी तरह डिसरप्ट करेंगे, तो लोग फिर विकल्प ढूंढने लगेंगे। तो ऑलरेडी विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब जैसे सऊदी अरब जो है अपने एक दूसरी पाइपलाइन से तेल अब बेच रहा है, इसी तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपनी एक अलग पाइपलाइन बना रहा है जिसका आधा काम हो चुका है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जीज पर और ज्यादा फोकस हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर ये बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को ईरान बंद करेगा, तो हम वहां से क्यों तेल लेंगे? तो हम कुछ और रास्ता नहीं, तो इसका ईरान को नुकसान होगा। और इसी तरह का मुझे खतरा इसराइल पर है। इसराइल भी हो सकता है अपना ओवर प्ले करे, क्योंकि उसको ये लगता है कि अमेरिका उसके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा अब नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसराइल के प्रति अमेरिका के भीतर समर्थन काफी कम हो रहा है इसराइल का। तो ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो खासकर जो युवा जो अमरीकी हैं, वो इसराइल से अब उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना जो है दूसरी पहली पीढ़ी के लोग करते थे। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी में भी इसराइल के प्रति समर्थन अब कम हो रहा है इस लड़ाई के बाद में। तो इसलिए अगर इसराइल भी अपना ओवर रोल प्ले करेगा, हमारे दोस्त कमर साहब कह रहे थे कि हो सकता है एक बड़ी लड़ाई हो जाए। मुझे बड़ी लड़ाई की चांस इसलिए नहीं लगता कि इसराइल को भी लगता है कि अब उसे उस तरह का सपोर्ट अमेरिका से ईरान के साथ लड़ने में नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था। तो हो सकता है कि वो भी ये सोचे, क्योंकि अमेरिका के अंदर बिल्कुल अब इसराइल के लिए फिर से लड़ने के लिए कोई किसी तरह का जनादेश तो पहले भी नहीं था, अब जो है सपोर्ट भी नहीं है, किसी तरह का समर्थन भी लोगों में अब नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है और इस लड़ाई के बाद से उसे काफी नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा जो अमेरिका के जिस तरह से बड़े बड़े जो हथियार हैं, मिसाइल कार्यक्रम जो है, मिसाइल सिस्टम्स, उनको काफी नुकसान हुआ है। कुछ तो आधे से ज्यादा खत्म हो गए हैं जिनको बनाने में बरसों लगेंगे। तो अमेरिका तैयार नहीं है फिर से पूरे तरह से लड़ाई लड़ने के लिए। और यही बात आप इसराइल के बारे में कह सकते हैं। इसराइल के पास में उतने अब डिफेंस सिस्टम नहीं है जितने ईरान के पास मिसाइल हैं। उसने युद्ध विराम के बाद से फिर से अपने मिसाइल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी सोचना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जल्दी कोई बड़ी लड़ाई के चांस नहीं है, लेकिन छोटी मोटी ये लड़ाई फिर से होती रहेगी। और उसमें मुझे लगता है कि ईरान को ये समझना होगा कि अपना वो जो अपनी जो ताकत उसके पास जो आई है, उसका जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन ना करे, कहीं उसको और नुकसान इसका ना पहुंचना उठाना पड़ जाए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करे। इसमें एक परसेप्शन ये तो ज़रूर गया है कि इस पूरे वॉर में, इस पूरे युद्ध में ईरान काफ़ी ताकतवर बनकर उभरा है। और ईरान के लिए मुझे लगता है कि सबसे सटीक रणनीति ये होनी चाहिए कि उसके जो गल्फ के देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाए, वहाँ पर एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। क्योंकि अमेरिका का जो सिक्योरिटी वाला समीकरण था वो वहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखा है। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा काम करेगी क्यों, एम्बेसडर दयाल साहब? ईरान की रणनीति क्या होनी चाहिए? नरेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी कोई बहुत बड़ी लड़ाई और छिड़ती नहीं नजर आ रही है। पीस टॉक्स की तरफ ही रुझान रहेगा।
लेकिन ये पीस टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होंगी, कितनी जल्दी इसमें कुछ नतीजे निकलेंगे, ये भी जरा जानना मुश्किल है। इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है कि ट्रम्प साहब की जो पोजीशन है विद इन अमेरिका वो कमजोर हो गई, और इस वजह से जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है टॉक्स में वो अमेरिकन साइड की कुछ कमजोर सी नजर आ रही है। ईरान भी जानता है, और इसीलिए ईरान ये कोशिश कर रहा है कि पीस टॉक्स में वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से फायदे हासिल करे, और एक लिमिट होती है। क्या अमेरिका हर तरह से ईरान के फायदे में बात करेगा? नहीं। तो देखिए, जो नरेश जी ने ये कहा कि जो इजराइल के लिए अमेरिका का सपोर्ट था वो वीकेंड हो गया है, अब वैसे दोबारा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे विचार में हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जैसा न्यूयॉर्क से हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हैं उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सपोर्ट देती है। देखिए, मैं दोनों कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूँ। मैं ईरान में डिप्टी एम्बेसडर था, न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल था। मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि इन दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के लिए कितना डिस्ट्रस्ट है। ईरान में तो जो अमेरिकन एम्बेसी के चारों तरफ साइन लगे थे, ये डेन ऑफ स्पाइस, और अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि ये जो रिजीम है ईरान में वो एंटी अमेरिकन है, न सिर्फ एंटी इजराइल बट एंटी अमेरिकन ऑल्सो। तो दोनों साइड्स में एक दूसरे के लिए बहुत डिस्ट्रस्ट है। ये आसानी से नहीं खत्म होगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो इस तरह की लड़ाई हुई वो ना होगी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर लिया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ सफलता हासिल हो। हालांकि ईरान ने कह दिया कि बहुत से ऐसे जो उसके मिसाइल जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अंदर गुफाओं में है, जहां पर अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक्स की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, अब शायद ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस तरह से नहीं देखना है, क्योंकि उसका मिसाइल प्रोग्राम जो है उसका मेन फोकस है, और ईरान ने कह दिया है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इस पे हम बातचीत नहीं करेंगे, इसको हम कम नहीं करेंगे। तो ईरान का पूरा फोकस वॉर के संदर्भ में अपने मिसाइल प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि उसने देख लिया है कि इस मिसाइल प्रोग्राम से वो काफी हद तक दूसरे देशों को इंक्लूडिंग इजराइल नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे विचार में कोई आसानी से इसका नतीजा नहीं निकलना है टॉक्स का, और ईरान जो है वो कतर के थ्रू जरूर बात कर रहा है अमेरिका से, लेकिन ज्यादा मुद्दों पर नहीं। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो उसके फ्रोजन एसेट्स है कतर बैंक से, उस पे ही वो अभी बात करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन ये जो आसानी से हल नहीं निकलने वाला है, तो जब ये बात हम सब कह रहे होते हैं तो एक मन में विचार आता है कि हम लोग क्या करें। एक भारत या फिर ऐसे देश जो इस पूरे क्षेत्र पर काफ़ी निर्भर थे कच्चे तेल की सप्लाई के लिए, गैस के लिए, तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या उनको अब हमेशा के लिए एक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए कोई दूसरा रास्ता? ये विकल्प क्या हो सकता है और किस हद तक निर्भर रहना चाहिए इन देशों पर? इन देशों के साथ अपने संबंधों को कैसे रखना चाहिए?